हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसके जितने भी यूनिट है और यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो हम आने वाले वीडियोज़ में 1 बाय 1 इन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये जो वीडियो है ना तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। ये आपको नॉर्मल वे में या कह लो कि आप इसको सिंपल वे में, हम इसको काफ़ी ब्रीफली टॉपिक वाइज इनको कवर करने वाले हैं, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको अपने लाइफ से रिलेट करते हुए इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपने सिलेबस को या जो भी हम कवर करने वाले उनको हम एक बार देख लें। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट 1 का, जिसमें हम ये सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें मीनिंग एंड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के अंदर क्या इसका मतलब है, इसके अंदर जितने भी पर्सन इंक्लूड होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है, जो कि हमारे जो कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शन को इस तरीके से ले जाने में हेल्प करता है कि उससे क्या होगा कि जो भी हमारा जो फंक्शन है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफ़ी प्रॉफिट हो सके, या जो भी हमारी हानि है वो हमारी ना हो सके। और जितने भी इसके पर्सन हैं, जैसे कंज्यूमर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, कहने का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी का क्या क्या काम है, उनका क्या दायित्व रहता है। तो इस तरीके से जो साथ में जो ओनरशिप है, जो ओनर है उसका क्या रोल है या किस तरीके से उनका दायित्व, उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भी आपका ये सब्जेक्ट है इसमें कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं। सजेस्टेड बुक्स का मतलब है कि आप वीडियोस के अलावा इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें राइटर का नेम और साथ में सब्जेक्ट का नेम भी गिवन है। तो आप अगर चाहें तो इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और साथ में आप वीडियो से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले है कि जो आपका मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है। अब मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या है। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है जैसे कि आपका क्या क्या उसके, जो भी हमारा फर्म है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमारा क्या प्लान है या क्या हमारा उसकी और हमारा क्या अप्रोच है, हम किस तरीके से उसका रवैया रखते हैं। ये जो भी पर्सन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड रहता है वो किस किस तरह से अपना रोल निभाता है या क्या एक एस्पेक्ट रखता है वो ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या कौन कौन पर्सन इंक्लूड रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है कंज्यूमर्स का, जो कि क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। उसके बाद रहता है जैसे उद्योगपति है, जिसका वो मालिक है, जो कि कंपनी का मालिक है, उस पर उसका, जिसको बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं या उद्योगपति बोल सकते हैं, जो कि उसका मालिक रहता है, जो कि अपने पूंजी को लगाता है और व्यापार को आगे की तरफ ले जाता है। एम्प्लॉयज़ हो गए जो कि वहाँ पे काम करते हैं। इसी तरीके से जब बहुत सारे जो समूह मिल जाते हैं, या कहने का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर सभी पर्सन को मिला दिया जाए, सभी काम को मिला दिया जाए, तो वो एक कम्युनिटी का निर्माण कर देते हैं, एक कम्युनिटी को बिल्डअप कर लेते हैं। तो ये इन सभी का रोल देख लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले है कि जो कंज्यूमर्स है या जो भी हमारा जो कस्टमर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या क्या प्लान रहता है या वो क्या अप्रोच रखता है, क्या डिज़ायर रखता है एक फ़र्म से। तो जो भी हमारा कस्टमर है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन से ये एक पर्सपेक्टिव्स रहता है कि जो भी कस्टमर है उसके लिए अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को लेके 100% दे और कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी नीड है, उसको पूरा करें। तो सबसे पहले है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म है, जो एक एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए जो भी उसका कस्टमर है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि कस्टमर के थ्रू ही वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, जिससे वो क्या काफ़ी प्रॉफिट ले सकता है। तो उसके लिए तो कस्टमर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस में सारे काम जो किए जाते हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए किया जाता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ हो। तो परचेज़ तो एक कस्टमर ही करेगा, तो कस्टमर को खुश रखना, उसके नीड्स को पूरा करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में ही जितने भी प्लानिंग किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो एक कस्टमर को खुश करने के लिए टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में काफ़ी तरह के चेंजेस लाते हैं। जो भी हमारा
जो एक प्रतिस्पर्धा चलता है, कंपटीशन चलता है मार्केट में, उन सभी को बनाए हुए रखते हुए एक कस्टमर को फिर भी खुश रखने का एक कोशिश करता है। अब कस्टमर कैसे खुश हो सकता है? कस्टमर जो भी एक प्रोडक्ट है जो वो उसको बाय करना चाहता है, उसके प्रति जो जो उसकी इच्छाएँ हैं, वो एक प्रोडक्ट से जो भी एक इच्छा रखता है कि इस प्रोडक्ट से हमें ये नीड पूरी होनी चाहिए, अगर वे सारी नीड अगर एक कस्टमर के लिए पूरी हो जाती है तो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट से काफ़ी हैप्पी हो जाता है, उसकी नीड पूरी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट को लेके उसका हमेशा के लिए एक स्थायी कस्टमर बन जाता है। अब कोई भी कस्टमर जो स्थायी बन जाता है वो एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो कि उसको प्रॉफिट की ओर लेके जाता है। अब कुछ कस्टमर की कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स होती हैं, मतलब कि जो भी कस्टमर है उसके एक प्रोडक्ट को लेके या कोई भी जो वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, जो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से लेना चाहता है, उसके लिए कुछ उसकी पॉजिटिव धारणा रहती है कि वो चाहता है कि एक जो कंपनी है या एक जो फर्म है वो इस तरीके से काम करे, क्योंकि वो एक अंदर से ये फीलिंग रखेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस तरीके के काम करे जिससे कस्टमर को काफ़ी हैप्पी फील हो। तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हैं कि वो एक पॉजिटिव जो भी उसकी धारणा है वो किस किस तरीके का रखता है। सबसे फर्स्ट है टर्मिनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि जो भी कस्टमर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ ढूंढता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा, ना कि उसका अनयूटिलाइज्ड करेगा। मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज है जिसका यूज़ करके वो एक प्रोडक्ट को बनाता है, जैसे कि अगर कोई एक साबुन बनाने वाली या एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, तो कस्टमर क्या चाहेगा कि वो क्या करे, जितने भी रिसोर्सेज है उसका लिमिट में यूज़ करके या उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करके प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाए कि प्रोडक्ट जो है हमारी नीड्स को भी पूरी करे, साथ में उससे एक सामाजिक रूप से किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, हमारे जितने भी जो हमारा पर्यावरण है उसमें किसी तरीके का कोई भी हानि ना हो। तो एक कस्टमर क्या चाहता है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे, कम से कम वेस्टेज करे, क्योंकि जब भी अगर हम किसी प्रोडक्ट को लेके अगर हम वेस्टेज ज़्यादा करते हैं तो ना कि एक कस्टमर के लिए बल्कि एक फ़र्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काफ़ी चुनौती भरा, या फिर कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को काफ़ी लागत कर देता है, उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो क्या करेगा, वेस्टेज को कम से कम करके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है जो कि एक कस्टमर रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटर्स। इनिशिएटर्स का मतलब है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी इनिशिएटिव होने चाहिए, उनके अंदर में नई नई प्रोडक्ट को लाने के लिए या टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में हर तरीके के चेंजेस लाने की एक भावना, ये एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो एक फ़र्म है जिसमें एक प्रतिस्पर्धा चलता रहता है मार्केट में, एक कंपटीशन चलता रहता है, उससे वो क्या करेंगे, लड़ते हुए या कह सकते हैं कि उसको बनाए हुए वो क्या करेगा, जो नया प्रोडक्ट है उसको लाएगा, साथ में वो क्या करेगा, जो कस्टमर है उसकी नीड्स को भी साथ में पूरी करेगा, और वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए। मतलब कि जो भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्क लेने से ही डरे, क्योंकि विदाउट रिस्क अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो एक प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं ला पाएगा, और अगर प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अगर हम चेंजेस नहीं लाते हैं तो वो क्या है, कंपटीशन से पीछे हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो भी फर्म है उसके बंद की तरफ चला जाता है, कि ऐसे में उसका प्रोडक्ट और साथ में जो उसकी कंपनी है वो बंद हो सकता है। तो जो एक कस्टमर है वो ये इच्छा रखता है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फ़र्म हो, वो काफ़ी रिस्क टेकर होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि वो रिस्क ले सके, नए नए चीज़ों को ला सके, टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस ला सके, जो कि क्या करेगा, कस्टमर की सभी तरीके की नीड्स को पूरी करेगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कैटर्स टू नीड्स। कहने का मतलब है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये दक्षता होनी चाहिए कि जो कस्टमर है, कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए जो जो नीड्स रखता है, जो प्रोडक्ट है जो कि एक कस्टमर की जो जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या कह सकते हैं कि जो भी एक कस्टमर चाहता है एक प्रोडक्ट से, उस तरीके के जो भी एक फीलिंग है, जो भी एक थॉट है, उसको हम पूरा करें। तो जो भी एक कस्टमर है जो कि एक प्रोडक्ट से जिस तरीके का डिमांड रखता है, या वो चाहता है कि इस प्रोडक्ट में इस तरीके की परफॉर्मेंस होना चाहिए, कि प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फ़र्म है, एक एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि वो कस्टमर को नीड की पूरी करें, क्योंकि अगर हम कस्टमर की नीड्स को ही पूरी नहीं करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं हो सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट है फीडबैक। अब फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रोडक्ट को बनाता है
तो वो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट में जो भी कमी है या जो भी अच्छाइयाँ हैं या जो भी एक सजेशन हो सकता है, वो एक कस्टमर जो है वो टाइम टू टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फ़र्म को प्रोवाइड करे। जिससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट में अगर कमी है या जिस तरीके के चेंजेस अगर एक कस्टमर चाहता है, वो उस तरीके के चेंजेस उसमें लाके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फ़र्म है, ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसका कस्टमर है वो उसको फीडबैक दे। फीडबैक के द्वारा क्या होगा, जो कस्टमर है वो काफ़ी सेटिस्फाई होगा। अगर उसको किसी तरह से डिससेटिस्फेक्शन होता है या उस प्रोडक्ट से अगर खुश नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक के द्वारा अपनी बातों को रखेगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है अगर उसमें कोई क्वालिटी नहीं है या जिस तरीके का प्रोडक्ट जिस तरीके का जो कस्टमर एक नीड रखता है, जिस तरीके का वो चाहता है, उस तरीके की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करके एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके साथ में ही उसकी बातों को समझना, सुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर हमसे चाहता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या इच्छा रखता है या क्या वो चाहता है, अगर वो हमें फीडबैक के थ्रू अगर हमें पता चल जाता है, तो हम उन नीड को पूरा कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, सभी तरीके के सॉल्यूशन हम करके उस प्रोडक्ट को उस तरीके से पेश कर सकते हैं, या कहने का मतलब है कि जो जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सके, जिस तरीके से कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है कि वो हर चीज़ की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आगे की ओर जाएगा। उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है। उसकी कॉस्ट ऑफ जो भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है वो कम से कम होगा। और किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कॉस्ट कम लग रहा है तो वो एक कस्टमर के लिए भी अच्छा हो जाता है कि उसको कम से कम कीमत पर अच्छी प्रोडक्ट मिल जाता है। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी अच्छा हो जाता है कि अगर कॉस्ट कम हो जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ में ये क्या करेगा, हमारी जो प्रोफेशनली एक इंटरेक्शन है उसको हैंडल करने में हेल्प करेगा, जिससे जो कस्टमर है और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, एंटरप्रेन्योर्स है, उसके साथ में जो कस्टमर है उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बना रहता है। अब देखो, जैसे कि पॉजिटिव भावना रहती है कि किसी फर्म से कि हमें ये चीज़ चाहिए, साथ में कुछ नेगेटिव भी रहती है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कस्टमर हमेशा हमारे प्रोडक्ट से खुश ही रहेगा। उसके लिए उसके मन में हमारे लिए कुछ गलत भावना भी हो सकती है, या वो हमारे लिए गलत चीज़ भी सोच सकता है। साथ में वो ऐसी भावना भी रख सकता है कि हम जो है उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। अब उसके लिए बहुत सारे रीज़न है जिसको हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स का नाम देंगे कि उसके अंदर क्या क्या नेगेटिव वो सोच सकता है। सबसे पहले क्या है नेगेटिव चीज़ कि चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कहने का मतलब है कि जैसे कि एक फर्म है जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें क्या है कि टाइम टू टाइम कुछ टेस्ट चाहिए। लोगों को क्या है, कस्टमर को एक प्रोडक्ट को सेम रूप से उसको यूज़ करते हुए उसको अच्छा नहीं लगता है। उनको क्या है कि टाइम टू टाइम एक चेंजेस चाहिए, ताकि क्या जितने भी जो प्रोडक्ट है जो कि उसका दूसरा प्रोडक्ट जो कि उसके कंपटीशन में उससे काफ़ी अलग कर सके या उसको काफ़ी बेहतर रूप से उसको प्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहले है कि कस्टमर क्या चाहता है कि जो उसका चेंज है, जो भी उसका टेस्ट है, जो उसका प्रोडक्ट है वो काफ़ी चेंजिंग होना चाहिए साथ ही साथ, ताकि क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके प्रेफरेंस में या कह सकते हैं उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो एक फ़र्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ता रहेगा, अपने चेंजेस लाता रहेगा अपने ट्रेंड्स में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ में वेस्टेज को कम कर सकता है और अपने क्या करेगा, अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि उसके एक दायित्व को बनाए रखने में ले, और साथ में उसकी जो गुडविल है उसको बनाए रखेगा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जो कि एक कस्टमर रखता है, जिसको एक फ़र्म है उसको दूर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनएथिकल और लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कई बार कस्टमर क्या सोचता है कि ये जो प्रोडक्ट है इनका क्वालिटी लो है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होना या ना होना ज़रूरी नहीं है कि वो जो कस्टमर हमारे बारे में सोच रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेके वो सही हो। कई बार क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कस्टमर के मन में एक भावना बनी हुई है कि ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लो क्वालिटी का है, या जो ये फ़र्म है ये क्या करती है, लो क्वालिटी की सर्विसेज प्रदान करती है। तो उसमें क्या है, जो एक बिज़नेस है उसके लिए काफ़ी ये एक गलत फीलिंग हो सकता है, जिससे क्या है कि बिज़नेस है उसके लिए काफ़ी लॉस भी हो सकता है। तो एक कस्टमर के मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट को लेके। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे भावना नहीं रखना चाहिए कि वो हमारा लो है। अब कस्टमर को तो हम जा के नहीं कह सकते ना कि हमारा प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है।
हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की मार्केट रखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को लेके कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेके कस्टमर के मन में हमेशा पॉजिटिव भावना रहे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कस्टमर के मन में ये नहीं रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारी जो सर्विसेज है वो काफ़ी लो क्वालिटी की है। तो ये तो थे हमारे जितने भी कस्टमर है, कस्टमर के मन में हमारे लिए क्या पॉजिटिव भावना रहती है, क्या नेगेटिव रहती है। तो पॉजिटिव भावना, जो भी उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है उसको बनाए हुए रखते हुए जो भी उसकी नेगेटिव फीलिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। कई बार ये जोखिम भी करता है, बट फिर भी इसे क्या करना है, इसे दूर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इन्हें दूर नहीं कर सकते अगर एक एंटरप्रेन्योर्स के रूप में, तो ये क्या करेगा, आपके जो मार्केट है उसको ख़राब कर सकता है, साथ में ही आपकी कंपनी को बंद की स्थिति में ले जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था कि कस्टमर के मन में कि हमारे प्रोडक्ट को लेके या हमारे फर्म को लेके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स हो सकता है या किस तरीके से वो हमारे लिए अप्रोचेस रख सकता है। नेक्स्ट अब एम्प्लॉई के लिए किस तरीके से रहता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी एक अलग अलग फीलिंग रहता है, सबका एक अलग अलग डिज़ायर कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं कि सबका एक अलग अलग रहता है। तो एक फ़र्म के लिए क्या है कि वो हर तरीके की अपनी तरफ से 100% दे के हर एम्प्लॉय को या हर कस्टमर को, जितने भी उसके बिज़नेस से जुड़े हुए उन सभी को खुश रखे या उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करें। तो जिस तरीके से कस्टमर की कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहती है एक फ़र्म को लेके, एक प्रोडक्ट को लेके, सेम ऐसे ही कि एम्प्लॉय भी अपनी भावना रखता है। तो अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय का किस तरीके से रहता है। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एक एम्प्लॉय का, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ही क्या करता है, कस्टमर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कार्य को फंक्शन करता है, फंक्शनली उस कार्य को पूरा करके जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्लान है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अब विदाउट एम्प्लॉय तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई एक रूट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो एम्प्लॉय के साथ में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लान करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय को उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो क्या हमसे चाहता है तो उसको हमें बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी हेल्पफुल बनने में हेल्प करेगा। साथ में ही हमारे प्रोडक्ट को लेके एम्प्लॉय को एक फोकस रखेगा कि जो एम्प्लॉय है वो अपना 100% देंगे, जिससे जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसके सेलिंग में, उसके परचेजिंग में या उसके जो भी एक क्वालिटीज़ है उसको बनाए रख सकें। तो एम्प्लॉय जो है उसकी क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकती है उसकी परफॉर्मेंस को लेके। जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो हमारे डेवलपमेंट में, हमारे रिटेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो उसकी जो पर्सपेक्टिव है उससे क्या होगा, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा, उसकी पूरी जो सक्सेस है वो एक एम्प्लॉय पे ही डिपेंड करेगा। अब जो एम्प्लॉय है, अगर किसी फर्म में अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी डूब सकता है। साथ में अगर उसका एम्प्लॉय ही काफ़ी बेहतर रहेगा तो क्या होगा, जो फर्म है या जो भी उसकी जो एक कंपनी है वो काफ़ी आगे जा सकती है। तो जो एम्प्लॉय है वो एक फ़र्म की काफ़ी मजबूत चीज़ होता है, जिसके द्वारा हर तरह के नीड्स को या हर तरह के काम को पूरा किया जा सकता है। तो एक एम्प्लॉय का अच्छा होना या उसकी थिंकिंग को बनाए रखना, उसकी जो भी वो एक फ़र्म से एक्सपेक्ट करता है उनको पूरा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसकी कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, कुछ पॉजिटिव अप्रोच है एक फ़र्म को लेके। अब जो एक एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा कि जो भी एक फ़र्म है जिसमें वो काम कर रहा है, उसका जो वर्क प्लेस है, वहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है या जितने भी उसके उच्च अधिकारी, वो उसके साइकोलॉजिकल नीड्स जितने भी होंगे उसको वो पूरा करेगा। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स यूटिलिटी करेगा। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय है, उनको एक दक्षतापूर्वक यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि उनको मेंटली प्रेशर करेगा, बल्कि उनका क्या है 100% काम को लेके उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनको बनाए हुए रखते हुए उनके साथ में क्या करेगा, टाइम टू टाइम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाए हुए रखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव भावना है जो कि एक एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी भावना रखता है। साथ में एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, जो भी एक एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको टाइम टू टाइम एक अपॉर्चुनिटी देगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। जैसे कि किसी फर्म में किसी का जब बड़े पोस्ट पे उसका एक प्रमोशन हो जाता है, तो एक एम्प्लॉय है वो हमेशा क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको टाइम टू टाइम उसको एक उच्च पोस्ट दिया जाए या उसके काम में, उसके सैलरी में हर तरीके से बढ़ावा दिया जाए।
तो एक कस्टमर जो है या एक जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दें। अपॉर्चुनिटी देंगे तभी वो क्या करेगा, अपने आप को एक 100% तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, जिसके द्वारा फर्म में है उसकी टाइम टू टाइम प्रमोशन मिल सकता है। तो इसका एक काफ़ी फोकस पॉइंट रहता है किसी भी एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगा, उसका एक सोसाइटी में या एक उसका जो वर्क प्लेस पे उसका एक अलग ही एक रूप रहेगा, एक प्रदर्शन रहेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, जो उसकी एक फाइनेंशियली है या उसको कह सकते हैं इकोनॉमिक रूप से उसका काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो एक जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी इस तरीके के एक्सपेक्टेशन रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सेकंड पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो एक एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा, जो भी उसकी कौशल है, कौशल पूर्वक जो भी उसकी एक विकास है उसको बनाए रखेगा एक फ़र्म। उसको टाइम टू टाइम चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ें पता चलेगा, जिससे क्या होगा, उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। जैसे जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, हमें अगर टाइम टू टाइम नई नई चीज़ों का पता चलता है तो उससे क्या होगा, हमें ही उससे एक्स्ट्रा नॉलेज पता रहेगा, जो कि हमारे लिए ही अच्छा रह सकता है। चाहे हम जहाँ पे भी काम करें, अगर हम दूसरे जगह ही काम करेंगे, अगर उस तरीके का नॉलेज या जो भी स्किल है वो अगर हमारे अंदर रहता है तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो एक एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा, उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके बार बार, जिससे वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि उसके लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फ़र्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि उसको क्या करेगा, उसको लीडरशिप करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ में जो भी उसका एक वर्क प्लेस है उसमें अब उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर हो सकता है। अब इसके बाद है जो ऑर्गेनाइजेशन है टेक्स इनटू अकाउंट एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव्स एंड एनकरेज एम्प्लॉय टू डेवलपमेंट क्रिएटिव एंड इफेक्टिव वेज टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब है जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहेगा, जो भी उसकी जो पर्सपेक्टिव है या जो भी जिस तरीके से वो एनकरेज हो सकता है अपने काम के प्रति, उसको काफ़ी एक्टिव करेगा, उसको क्रिएटिव वे में ले जाएगा, जिससे क्या है उसको सक्सेसफुली मिलेगा अपने काम को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इसमें organization considers the employee perspective when planning employee development and training goals, requirement and internal standard operation procedures। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, एम्प्लॉय के जो भी एक कंसीडर है, एक प्लान है, उसमें उसके डेवलपमेंट में उसके गोल को, रिक्वायरमेंट को लेके चलेगा, जिससे क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्टैंडर्ड वे में जाएगा। इसके साथ में ही इट एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल ह्यूमन कैपिटल सर्वे टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन द मेजरिंग। कि जो भी जैसे टाइम टू टाइम जो भी सर्वे होगा जिसमें पता चलता है कि कंपनी में कौन अपना अच्छा दी, जैसे प्रमोशन होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों में किसी एक को या दो को चुना जाता है। अब चुनने के लिए कई सारी चीज़ें जो कि उसके पॉइंट को हाईलाइट करेगा, जिसके द्वारा पता चलेगा कि इतने लोगों में से कौन है जिसका एक अलग ही एक प्रतिस्पर्धा में था या जिस तरीके से उसने अपना 100% दिया। तो उसको चुनाव जब किया जाता है तो वो एक सर्वे के थ्रू किया जाता है। अब सर्वे का थ्रू ये नहीं है कि जो गली में या जो घरों में आते सर्वे करने का मतलब नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वे का मतलब है कि जब बहुत सारे एम्प्लॉय में से जब किसी एक को या किसी दो को जब अलग रूप में देखा जाता है तो वो कहलाता है सर्वे। अब सर्वे करने के लिए कैसे करेंगे, जो कस्टमर में एम्प्लॉय जितने भी है उसमें ये देखा जाएगा कि कौन जो है फर्म के प्रति काफ़ी लायबल रहता है या कौन अपना 100% देता है, कौन हमारे काम के लिए काफ़ी अच्छा कैपेबल है। तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी एक हमारा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम यहाँ पे थे कि जो क्या करेगा, हमारे परफॉर्मेंस को, जो भी हमारा गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। इसके साथ में जो हमारा एम्प्लॉय है उसका कुछ नेगेटिव भावना भी रहती है, एक नेगेटिव अप्रोच भी रहता है हमारे कंपनी को लेके, हमारे फर्म को लेके। सबसे फर्स्ट है कि ये जो वर्कमैन है उसका एक एक्सप्लोटेशन करेगा, मतलब कि जो हमारा काम का तरीका है उसमें काफ़ी उसको हम ओवरबर्डन कर देते हैं, काफ़ी उसको प्रेशर दे देते हैं। कई बार ये थिंकिंग हमारे अंदर पहले से ही रहता है कि इस वर्क प्लेस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पर जो काफ़ी ओवरबर्डन काम है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव फीलिंग रहती है जो कि एक एम्प्लॉय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म के प्रति हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जैसे अगर किसी वर्क प्लेस पर अगर आप ओवरबर्डन हो जाते हो या आपके अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो आपकी पर्सनल लाइफ को, साथ में आपके हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव भावना बनी रहती है जो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कई बार अपने आप ही जनरेट हो जाता है।
नेक्स्ट है मोनोटोनी एंड लैक ऑफ इनोवेशन। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जो है उसके अंदर ही लैक ऑफ इनोवेशन होता है, मतलब कि इनोवेशन की कमी रहती है। इनोवेशन की कमी मतलब कि जो कस्टमर है वो काफ़ी आलसी टाइप में रहता है, एम्प्लॉय जो है वो आलसी टाइप में रहता है, वो नहीं चाहता कि नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करे या नई नई चीज़ों को करके डेवलपमेंट करे। इसके साथ ही वो कोई किसी भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट को लेकर एक्टिव नहीं रहता है। उनका बस एक जो मेन मोटिव है वो बस रहता है जॉब करना एंड सैलरी लेना। तो उसमें क्या है कि उनका एक इनोवेशन की तरफ एक जो कमी जो रह जाती है वो क्या करेगा, उनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, जो कि एक एम्प्लॉय के अंदर नेगेटिव भावना हो सकती है। अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था होता है, एक हब होता है जहाँ पे क्या है काफ़ी अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है, जो कि अगर किसी फर्म में या किसी भी जगह वर्क प्लेस पर अगर उच्च अधिकारी का जो भी एक भावना है, जो भी एक बिहेवियर अगर गलत तरीके का, तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय के मन में पहले से रहेगा कि वो जो प्लेस है वहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर है, तो वो क्या करेगा, हमारे कस्टमर के लिए या हमारा जो फर्म है उसके लिए एक नेगेटिव भावना है, जो कि हमारे लिए ही गलत हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक फर्म है, हब है, उसके जितने भी एम्प्लॉय है उसके लिए हमेशा पॉजिटिव भावना ही रखें। तो ये सभी थे इसकी नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव अप्रोच या थिंकिंग प्लानिंग हो सकती है इस जो एक एम्प्लॉय के मन में रहता है। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव हमने दोनों पॉइंट्स कर लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव पॉइंट के बाद। अब है नेक्स्ट जो है एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्योगपति है या जो मालिक है, उसका एक क्या भावना रहता है एक फ़र्म को लेके। अब जिसका फ़र्म है वो भी तो अपने फ़र्म के प्रति कुछ भावना रखेगा, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, बट कुछ तो फीलिंग रहेगी उसकी भी। तो इसको हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जो एक एंटरप्रेन्योर्स है उसका क्या रहता है कि उसका जो भी एबिलिटीज़ है वो उसकी डिफ़ाइन करेगा, उसकी जो उसको जो भी एक डिज़ायर है उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा, उसको सक्सेस की ओर लेने में हेल्प करता है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ये जानते हैं कि जो भी एक सोर्स है, न्यू आइडियाज़ है, जो भी जितने भी इनोवेटर्स है उनको लेके क्या कर सकता है, नई आइडियाज़ को ब्रिंग करके या न्यू इनोवेशन की तरफ इन्वेंशन की तरफ जा सकता है, और साथ में पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करके साथ टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है या प्रेजेंट कर सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स है जो कि उद्योगपति है, वो ये किस किस तरीके की फीलिंग रखता है, वो क्या चाहता है अपने प्रोडक्ट के प्रति, या क्या चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को या कस्टमर को किस तरीके से हैप्पी रखेगा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा, नई नई टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाएगा, और वो चेंजेस क्या करेगा, उसके कंपटीशन को बनाए रखने में और जो मार्केट है उसमें कंपटीशन को बनाए हुए रखते हुए आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव भावना है। सबसे पहले है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उसकी क्या पर्सपेक्टिव्स है या क्या उसकी अप्रोच है एक फर्म को लेके। जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या करेगा, नए नए आइडियाज़ को, प्लान को इनोवेट करने का सोचेगा। वो चाहेगा कि नए नए आइडियाज़ से, प्लान से उसके जो फर्म है उसको काफ़ी स्ट्रक्चर वे में ले चले और रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे, और क्या करेंगे, जो भी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके यूटिलाइज़ करेंगे, साथ में ही वेस्टेज कम करेंगे। तो एक पॉजिटिव भावना है, और ये एक पॉजिटिव भावना हर उद्योगपति के मन में रहता है कि जो भी उसका फर्म है वो नए नए आइडियाज़ और प्लानिंग को लेके आगे बढ़े, साथ में जितने भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसके बाद है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहता है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर है कंपनी का उसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जितने भी तरीके से चुनौती है उनको वो बनाए रखे। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको वो होल्ड करता हुआ चले, ऐसा नहीं है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको वो इग्नोर करे या उनका यूजेस ना करे। तो इनको क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी में लेके चलेगा, जिससे क्या होगा, उसके अकाउंटेबिलिटी में और उसके स्टेबिलिटी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव भावना है, या कहने का बोल सकते हैं ये एक अप्रोच है, ये एक थिंकिंग है जो कि एक उद्योगपति हमेशा अपने फर्म के प्रति रखता है। साथ में ग्रुप फंक्शनिंग है इसका थर्ड पॉइंट, कि ग्रुप फंक्शनिंग का मतलब है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो उसकी एक आवश्यकता रहती है, या कह सकते हैं कि उसकी एक ज़रूरत है ये, कि उसका जो भी एक फर्म है उसमें क्या करे, जो भी उसका पर्सन है या जो भी उसके काम करने वाले लोग हैं वो क्या करे, ग्रुप फंक्शनिंग करे। ग्रुप फंक्शनिंग का मतलब है जितने भी काम है उसको समूह के द्वारा पूरा करे, क्योंकि अगर किसी भी काम को अगर ग्रुप के द्वारा हम उसको पूरा करते हैं तो काफ़ी बेटर तरीके से या काफ़ी अच्छे तरीके से वो बन सकता है।
क्योंकि ग्रुप के द्वारा हमेशा क्या करते हैं, कमियों को दूर करते हुए अलग अलग थिंकिंग या अलग अलग जो वे होता है काम करने का, उनका हम बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपना अलग अलग एक नज़रिया रखते हैं, एक थिंकिंग रखते हैं, एक स्किल रखते हैं। तो हर आदमी का अगर हम बेहतर तरीके से स्किल का यूज़ करेंगे तो क्या हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहता है, जो भी उसका एक फर्म है उसमें काफ़ी ग्रुप फंक्शनिंग है, ना कि कोई काम को अलग अलग जितने भी पर्सन है एम्प्लॉय अपने अपने मन की बात करें। कि कई बार प्लेस ऐसा हो जाता है जहाँ पे सारे एम्प्लॉय जो है अपनी चलाते हैं या अपने तरीके से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या चाहता है कि जो भी उसका काम है उसको ग्रुप फंक्शनिंग के द्वारा पूरा किया जाए। तो ये भी इसका एक पॉइंट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स है अपने मन में या अपने एक अप्रोच रखता है एक फर्म के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी तरीके से जो हमारा प्लेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसमें बेहतर तरीके से कई चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो उनका जो एक अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स है वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा उसका प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतर बन सकेगा। अब वो हर तरह की जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक एंटरप्रेन्योर चाहेगा ना कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको जो मैं ला के दे रहा हूँ या जो चीज़ें मैं उनकी पूरा कर रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से स्किल जिनके पास उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का या उन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करने की एक कौशल है, उन्हीं पर्सन को हम इस तरीके का काम दें। तो वो क्या करेगा, हमारे स्किल्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। साथ में जितने भी सबॉर्डिनेटर्स हैं वो क्या करेगा, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उन चीज़ों को पहुंचाने में हेल्प करेगा। कि अगर किसी पर्सन के पास स्किल है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जिस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करेगा, अगर उसको एक बेहतर स्किल वाला एम्प्लॉय उसको यूज़ करेगा तो सिंपल सी बात है कि जो भी उसका प्रोडक्ट है वो टाइम पे और अच्छे तरीके से उसका बन सकता है। तो ये एक भावना है जो कि एंटरप्रेन्योर्स रखता है, एक इच्छा है जो कि उसकी एक फर्म के प्रति या जो उसको भी उसका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो अपनी थिंकिंग रखता है। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। An organization structure bring credibility to entrepreneurial effort. The investors, stakeholders and components of society establish confidence in। कहने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट्स का कि जैसे कि फर्म में कई तरह के जो होल्डर होते हैं या कह सकते हैं कि जो अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे फर्म में पैसा लगाते हैं हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में। तो जो भी हमारा जो कंपनी है, जो हमारा फर्म है, उसमें इस तरीके की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को भी खुश रखेंगे। जिस तरीके की वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे लिए या हमारे फर्म से, उस तरीके की हम चीज़ों को पूरा करें, जो कि क्या करेगा, हमारे फर्म में काफ़ी कॉन्फिडेंस पूर्वक हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। साथ में ही जो कंपनी में जो भी हमारा फंक्शनिंग हो रहा है उसको काफ़ी स्ट्रक्चर वे में, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लेके जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। एंटरप्रेन्योर्स जो भी हमारा जो काम है उसमें क्या रखेगा, वो चाहेगा कि जो भी उसका काम है वो काफ़ी विशेष तरीके से हो। तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसके काम में, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपरेशन होंगे उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। साथ में जो उसका प्रोडक्ट है उसको काफ़ी एफिशिएंसी तरीके से और उसको काफ़ी डाउन कॉस्ट पे रखेगा। क्योंकि अगर हम किसी काम को विशेष तरीके से करते हैं या काफ़ी हम अच्छे तरीके से अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है वो उस चीज़ में कॉस्ट कम से कम आएगी। अगर वेस्टेज ही नहीं करेंगे, रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, तो क्या करेगा, हमारे कॉस्ट को डाउन करने में हेल्प करेगा। साथ में जो हमारा एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो एक जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या चाहता है कि जो भी उसका काम हो रहा है उसको काफ़ी स्पेशलाइजेशन तरीके से यूज़ हो। अब ये तो हो गया इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स एक अपने ही फर्म से क्या क्या इस तरीके की जो प्लानिंग है या क्या क्या अप्रोच या जो भावना कह सकते हैं कि इस तरीके की थिंकिंग वो रखता है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसका नेगेटिव। अब जैसे एक फर्म है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या है, जिस तरीके की पॉजिटिव भावना रखेगा साथ में कुछ नेगेटिविटी भी रखेगा। वो ये सोच के चलेगा कि मेरे फर्म में इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें हैं या इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कुछ उसके मन में जो डर रहेगा उसको वो कहलाएगा उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या चाहते हैं, जो उनका फर्म है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो भी वो चेंजेस लाना चाहता है या जिस तरीके के वो एक्सपेक्ट करता है उस तरीके के जो भी उसकी इच्छा है वो पूरा हो सके। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी फर्म में है तो उसमें क्या होगा, नए नए ट्रेंड्स को या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर्स है उसके मन में एक नेगेटिव चीज़ें बनी रहती है कि उसका जो फर्म है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए।
साथ में इसका पॉइंट देख लेते, पॉइंट्स में क्या कहता है। एंटरप्रेन्योर्स प्रेसिव्स ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन टू बी रैगिड स्ट्रक्चर, लिमिटेड टैलेंट्स टू लाइन ऑफ अथॉरिटी। इन देयर व्यूज टैलेंट्स नीड टू बी चैनलाइज्ड इन फ्री डायरेक्शन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इस तरह के भावना रखता है कि जो भी उसका फॉर्म है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा वो ट्रेडिशनल वे से रखें, चीज़ों को क्या है लिमिटेड चीज़ों का यूज़ कर सकते, ट्रेंड को बनाए हुए रखते हुए अपने प्रोडक्ट को हमेशा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उसके मन में एक नेगेटिव चीज़ें रहती है कि जो उसका फर्म है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसका जो फर्म है वो फ्लेक्सिबिलिटी के तरीके से आगे चले। अब जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो हमेशा लुक फॉरवर्डिंग वाला होना चाहिए। उसके मन में ये रहता है कि जो भी उसका काम है एक लुक फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब आगे की ओर बढ़ने वाला होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को लेके उसका जो भी काम है उसको काफ़ी, जो उसकी थिंकिंग है उसको काफ़ी इनोवेटिव तरीके से रख सके, जो कि उसकी क्या करे जितने भी उसकी नीड्स है उसको पूरा कर सके। बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। जो एंटरप्रेन्योर्स है इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग रखता है कि उसके फर्म में इस तरीके की जो भी एक फीचर्स होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये एक लुक फॉरवर्डेड मतलब आगे बढ़ने के लिए एक एंटरप्रेन्योर्स के मन में जो एक डर रहता है वो कहलाता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है डिलेड आउटपुट्स। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक हब है वहाँ पे क्या होता है कई बार काफ़ी जो भी प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे तरीके से चलता है, जिसमें क्या हुआ अननेसेसरी पेपर वर्क ज़्यादा हो जाता है, या कह सकते हैं कि काफ़ी जो उनका फीचर्स है वो काफ़ी टिपिकली हो सकता है, जो कि क्या करेगा उनके ही काम को काफ़ी डिले कर सकता है, या क्या करेगा उनका जो एक आउटपुट मतलब कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी वो सर्विसेज प्रदान कर रहा है उसको पूरा करने में काफ़ी डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इस तरीके की गलत फीलिंग या नेगेटिव थिंकिंग रखता है कि जो भी उसका फर्म है वो क्या करता है आउटपुट को, या जो वो बना रहा है प्रोडक्ट या जो वो सर्विसेज प्रदान कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या करता है डिले करता है, हमेशा लेट ही कर देता है, टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो इस तरीके की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो उसके मन में बनी रहती है। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट थे जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स अपने ही फर्म के लिए या अपना जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ पे इस तरीके की फीलिंग रखता है। अब ये उसका एक डर है या उसकी एक नेगेटिव थिंकिंग है जिसको एक पूरा करना या उसको हम कम करना काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी है, तो इनके साथ में एक एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस आगे की ओर लेके जाना होता है। तो ये हो गया इसके एंटरप्रेन्योर्स की नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग।